अगर मैंने फ़हीम को लाड़काना की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम भी एहसन पाशा नहीं। एक्चुअली मेरा नाम एहसन पाशा ही है एंड आई डोंट नो फ़हीम साहब कौन है, बट लाड़काना की सड़कों पे घसीटने का दावा जो था वो अब बड़े मज़े से ख़त्म हो गया बिकॉज अब हमें मिल गई इम्यूनिटी। तो ये घसीटना और ये घसीट के कुछ भी करने वाले जितने भी मामलात हैं, जितने भी डायलॉग्स हैं, अब इनको भी मिलेगी इस दस्ता। और इस हमारा आइन में अब हमने लिख दिया कि जो हमारे सदर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं, इनको हम देंगे मुकम्मल लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी। और बाद में फिर इसकी वजाहत ये की जाती है कि अगर वो सियासी सरगर्मियाँ नहीं करेंगे तब तक ये इम्यूनिटी उनके पास होगी, और अगर वो अपने ओहदे के बाद सियासी सरगर्मियाँ करते हैं तो वो ये जो इम्यूनिटी है उनसे ले ली जाएगी। बट द क्वेश्चन इज़ कि कौन जज करेगा कि सियासी सरगर्मियाँ हो रही है या नहीं हो रही। जो हमारा आज टॉपिक है वो यही है कि तरमीम को इज़्ज़त दो। कॉन्स्टिट्यूशन वो तो रिस्पेक्टेबल है ही, बट तरमीम को इज़्ज़त दे। जो पॉइंट्स हैं अब उन पे डिस्कस करते हैं कि आज सबसे पहले खुशखबरी कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वो फर्स्ट आप हमारे बन गए हैं चीफ जस्टिस फॉर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट हैं उनके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। मंसूर अली शाह साहब एंड अतर मिन उल्लाह साहब इन दोनों ने रिज़ाइन कर दिया एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जितने भी बाकी कोर्ट्स हैं वो अब एक सबऑर्डिनेट बन गए टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और हमें लगता है कि अब हम अच्छे तरीके से इंसाफ नहीं कर सकेंगे एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न वी आर रिज़ाइनिंग फ्रॉम आवर पोजीशन। तो वो रिज़ाइन कर दिया उन्होंने। एंड उनकी जो ये बात है ये पॉइंट ऑफ बिल्कुल वैलिड है बिकॉज अभी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, हाई कोर्ट का जो फैसला होगा, बल्कि हाई कोर्ट को छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो बाकी जितने कोर्ट्स हैं उन पर लागू होगा, लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे लागू नहीं होगा। बट अगर कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कोई फैसला करेगा तो वो लागू होगा सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम अब सुप्रीम नहीं रहा बल्कि सुप्रीम एक नेस्टेड सुप्रीम बन चुका है सॉर्ट ऑफ। सो इस वजह से ये एक पॉइंट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी सेकेंडली पॉइंट के जजेस कैन बी इजीली अब ट्रांसफर्ड। पहले ट्रांसफ़र करना मुश्किल था, अब जजेस जो है वो इजीली ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। आपको जिस सियासी पार्टी को, जिस बंदे को, किसी भी जज साहब का कोई भी मौक़िफ़ पसंद नहीं आएगा वो इजीली उसको कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। KPK ट्रांसफ़र करे, पंजाब ट्रांसफ़र करे या कहीं और उसको ट्रांसफ़र कर सके। सो ये भी बड़ा एक किस्म का जो है सिचुएशन ऐसी है कि इसमें फैसल वाडा साहब अब ये इसमें कह रहे हैं कि जी जो चीफ जस्टिस इस स्तर से सही फैसला नहीं दे सकते वो वैसे रिज़ाइन कर दे। मतलब ये क्या बात होगी। इसमें तो आपने कह दिया कि अगर आप सच बोलोगे तो हम आपको ट्रांसफ़र कर ही देंगे, वैसे भी तो इससे अच्छा है कि अब आप हमारी पॉलिसी के हिसाब से चलें। एनीवेज, सो जजेस के लिए भी एक ऐसा तलवार आ गई है सर पे कि अब वो भी एक काम करेंगे एज अ सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे भी एक इशू आ जाता है। और बाकी अभी हमारे पास कहने को इतना कुछ है नहीं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे वो उसका क्या नाम था उस बंदे का यार, ग्रीक फिलोसफर जो थे प्लेटो, वो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ था। वो कहता ये था कि डेमोक्रेसी एट द एंड ऑफ द डे मोबोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाती है। मोबोक्रेसी क्या होता है? मोबोक्रेसी वो होता है कि जैसे हम बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ कि एक जत्था आता है वो अपनी मर्जी का फैसला करवा देता है। और डेमोक्रेसी भी क्या होती है, वो एक जत्था ही होती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है वही अपनी मर्जी के फैसले करवा रहे हैं, अपनी मर्जी के आइन में तब्दीलियाँ करवा सकते हैं, अपने लिए आइन की दीवारें बना सकते हैं, अपने लिए इम्यूनिटी लें, अपने लिए कुछ भी लें। वो एट द एंड ऑफ द डे हमेशा डेमोक्रेसी कन्वर्ट हो जाती है मोबोक्रेसी में। इसी वजह से प्लेटो इसके अगेंस्ट था। और अब भी अगर देखा जाए तो कमोपेश हमारे लिए सिचुएशन यही बन चुकी है। डेमोक्रेसी हमारी कन्वर्ट हो चुकी है सॉर्ट ऑफ मोबोक्रेसी में बिकॉज अपोजिशन ज़ीरो है। नो अपोजिशन, कोई अपोज करने के लिए नहीं। जो अपोज करने के लिए एक बंदा था, एक बंदा अपोजिशन का ही था, नाम मुझे थोड़ा सा उसका भूल गया। एंड वो साहब आते हैं सैफुल्ला साहब। सैफुल्ला साहब आते हैं, अपोजिशन के थे, एक ही थे, एक ही बंदा आता और वो भी वोट इन फेवर में कट जाता और जाते जाते ये बोल जाते कि जब 26वीं तरमीम आई तो मेरे घर के 10 बंदे गायब हो गए, नामालूम कर दिया गया। अब वो किसको कहना चाह रहा था? वो क्या ये कहना चाह रहा था कि मैं बेबस हूँ, अगर मैं वोट नहीं दूंगा और फेवर और मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगा तो मेरे अगले 10 और बंदे उठा लिए जाएंगे और
मतलब कि उसने वोट भी दिया और अपना एक सेफ साइड इन अ सेंस ऐसे रखी कि अपने आप को बता दिया कि भाई मैं जो हूँ अभी इस वक्त बहुत हद तक ऐसी सिचुएशन पे हूँ कि मेरा वोट ना देने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो अभी माहौल है हमारा एक ऐसा माहौल है विच इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या फ्रीडम ऑफ वोट नहीं है। अभी हम बात करते हैं वोट को इज्जत दो, तरमीम को इज्जत दो, बट हमारे पास एक फ्रीडम ऑफ वोट या फ्रीडम ऑफ अपोज या फ्रीडम ऑफ कोई भी स्पीच नहीं आपके पास बच रहा। और अगर हमारा जो हाइब्रिड मॉडल है वो सिर्फ एक डिक्टेटरशिप या आमरीत की तरफ जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे उसके नुकसानात बहुत हद तक, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है अब वो मुकम्मल सबॉर्डिनेट काम कर रही है एज अ फॉर इस्टेब्लिशमेंट या किसी डिक्टेटरशिप के वजह जो भी है। लेकिन यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी कोई नज़र नहीं आ रही, मोबोक्रेसी भी नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे आपको बस एक नज़र आ रहा है कि एक कंफ्यूज से सम पीपल के जो अपनी मर्जी से कोई तरमीम कर रहे हैं, जिस तरमीम का अवाम को क्या फ़ायदा, अवाम को तो कोई फ़ायदा डायरेक्ट फ़ायदा हो नहीं रहा है बिकॉज हालात तो अभी भी ख़राब हैं। अभी पिछले दिनों कचहरी इस्लामाबाद G11 में ब्लास्ट हुआ, 15 बाइकिया वाले जो थे वो उसमें शहीद हो गए, मर नहीं गए, शहीद हो गए, बिकॉज वो लोग अपने लिए रोजी रोटी कमाने के लिए निकले थे, कचहरी के बाहर बाइकिया वाले थे एंड वो लोग शहीद हुए। हमारे वकील जो इतने वकील साहिबान हैं वो शहीद हुए हैं इसमें। एट एंड ऑफ द डे जो आम आवाम है उसका जो बेसिक नीड है सिक्योरिटी एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स, वहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है। लेकिन हमारी आईनी तरमीम का मकसद है, तरमीम का मकसद है हम अपने आप को पहले सेव कर लें, बाकी आवाम को देखेंगे कि उसका क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज पेट्रोल तो अभी तक उतना ही महंगा है। आप जो कह रहे थे कि डॉलर को नीचे लाएंगे, डॉलर तो अभी तक उधर ही है, 300 के अराउंड आपको जो है वो मिल रहा है। पेट्रोल अभी तक उधर महंगा है, आपकी सारी बड़ी कंपनीज बाहर जा रही हैं। 2022 में आप कह रहे थे कि मल्टी नेशनल कंपनीज आ रही हैं, गाड़ियाँ आपको 5-5 10-10 लाख की मिलेंगी, वो करने के बजाय 2024-25 में हर गाड़ी जो है 20-20 25-25 लाख महंगी। एक छोटी सी साबुनदानी भी आपको 30 लाख रुपए की आल्टो मिल रही होती है। तो आम आवाम तक तो कोई भी इम्यूनिटी नहीं आ रही। इम्यूनिटी आपने जो अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि जी वो एक साहब आते हैं और वो उसको कह रहा है कि तू हंस क्यों रहा है, और ये हंस रहा है, ये मुझे सीरियस नहीं ले रहा, चलो इसको उठाओ गाड़ी में डालो, FIR देते हैं इसको, मुस्तकबिल ख़राब कर देते हैं। इम्यूनिटी वहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ हंसने पे आप FIR कर रहे हैं, वहाँ कोई इम्यूनिटी नहीं दे रहे। और हमारा आइन में अब हमने लिख दिया कि जो हमारे सदर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं, इनको हम देंगे मुकम्मल लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी। और बाद में फिर इसकी वजाहत ये की जाती है कि अगर वो सियासी सरगर्मियाँ नहीं करेंगे तब तक ये इम्यूनिटी उनके पास होगी, और अगर वो अपने अहदे के बाद सियासी सरगर्मियाँ करते हैं तो वो ये जो इम्यूनिटी है उनसे ले ली जाएगी। बट द क्वेश्चन इज़ कि कौन जज करेगा कि सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही। एनीवेज आई एम टॉकिंग अबाउट आसिफ जरदारी साहब के बारे में बात हो रही, बिकॉज वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, वो ज़्यादा पॉलिटिकली जो हैं सरगर्म होते हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है। आप ये इसको कोई और एंगल ना दीजिएगा। सो अगर जरदारी साहब सदर हैं, वो सदर से हटते हैं, दोबारा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं और उनको कोई दोबारा गवर्नमेंट ऑफिस मिलता है तो ये इम्यूनिटी उनसे वापस ले ली जाएगी। और इसके अलावा जो है सियासी सरगर्मियाँ तो नहीं, लेकिन अगर जो आपकी पार्लियामेंट है, अगर वो 2/3 अक्सरियत मिल जाती है कि जी इम्यूनिटी फील्ड मार्शल साहब को नहीं देनी चाहिए, तो वहाँ से उनसे भी इम्यूनिटी ले ली जाएगी। ये एक पॉइंट था वहाँ पे कहने को। तो 26वीं तरमीम में, 27वीं 28वीं फिर दोबारा कभी आ जाएगी और उस तरमीम में इम्यूनिटी शायद वापस हो जाए सदर साहब की, या उसमें इम्यूनिटी मिल जाए दोबारा वज़ीर आज़म साहब को, या इसका भी एक और ये भी हो सकता है कि अब भी आसिफ जरदारी साहब स्टेप डाउन करेंगे और वज़ीर आज़म आ जाएगा पीपल्स पार्टी का और सदर आ जाएगा दोबारा नवाज शरीफ साहब, ताकि उनको इम्यूनिटी मिल जाए। और जितने भी आपने अवाम को हमने पिछले पता नहीं कितने सालों से इस चीज़ पे लगाया हुआ था कि इनके कोई करप्शन के चार्जेस हैं, इनका ये मसला है वो मसला है, वो सारे मसले इनके रिजॉल्व हो गए, इनको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल गई। और ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क की कि आम आवाम बेचारी वो खुद क्या करे। हमारे पास एक क्या है कि अगर कोई बोलने की कोशिश करे, बस डंडा उठाओ उसको बोलने ना दो। सेल्फ राइट्स किसके पास है? फैसल वाला के पास है, मंसूर अली खान साहब के पास है, और कौन है,
ये 3-4 लोग हैं कि जिनके पास कोई राइट है, कोई बोल सकते हैं, नहीं तो आप बोल नहीं सकते। मुझे जहाँ तक याद है, अगर आप हिस्ट्री आप देखें तो मुशर्रफ साहब जो थे, आप हमने उन्हें डिक्टेटर कहते बिकॉज वो आए उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, बट जितने उन पे आप हम लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, जितना उस पे वो बने थे, डिफरेंट किस्म के मीम्स बनते थे, डिफरेंट किस्म के कार्टून्स बनते थे। जियो न्यूज़ पे स्पेशली एक शो आता था, आई थिंक हंसना मना है या सम सॉर्ट, उनकी डमी बनती थी और वो वहाँ पे वर्दी में बन के आते थे एज अ डिक्टेटर, और वहाँ पे डिक्टेट कर रहे हैं लोग, उनकी जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ होती थी उनके बारे में बोलते थे, खुल्लम खुल्ला बोल रहे होते थे। एंड वो एक माहौल था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो थी कम अज़ कम। और इवन मुशर्रफ साहब पार्लियामेंट में भी बैठते थे, पार्लियामेंट में एक मौलवी साहब थे, वो अच्छा सा तनकीद कर रहे थे, और वहाँ पे भी मुशर्रफ साहब ने यही बोला था कि ये देखें बेशक मार्शल आए लेकिन आपको इतना राइट है, आप बोल सकते हो, आप बोल रहे हो। तनकीद पूरा मीडिया अपना एक मुकम्मल एक रोल होता था उसका बोलने का। इसके अलावा मुझे याद है इमरान खान साहब जब आए तो उनके लिए भी एक मुकम्मल अपने पैरामीटर बना दिया कि 100 दिन की परफॉर्मेंस है, हम लेंगे, 100 दिन की परफॉर्मेंस नहीं ले रहा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सबसे मंसूर अली खान साहब, आप इनके पुरानी जो वीडियोस निकाल देंगे, लहजा देख लें, मेरे कप्तान, और पता नहीं इसकी अपनी क्या पर्सनल ग्रजेस थे, और इतने ऊपर से हो के ये लोग आते थे। इमरान खान साहब की हुकूमत जब होती थी, या इससे पहले अगर आप 2008 की बात कर लें कि जब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत होती, पीपल्स पार्टी, तो मीडिया का एक रोल होता था। मीडिया कैन बेसिकली क्रिटिसाइज कर सकती थी, मीडिया बोल सकती थी, मीडिया के पास पावर थी, आम लोगों के पास पावर थी। लेकिन चलें, डेमोक्रेटिक जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको तो कंपेयर करने की वजह वही बात आ गई, मुशर्रफ साहब के दौर कंपेयर करें कि जहाँ पे डायरेक्ट डिक्टेटरशिप थी, पर तब भी मीडिया को बोलने की इजाज़त थी, आम आदमी को बोलने की इजाज़त थी, पार्लियामेंटेरियंस को बोलने की इजाज़त थी। कोई नामालूम अफराद वाला किस्सा नहीं था, कोई भी ये किस्सा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकती, कोई भी ये किस्सा नहीं था कि कोई भी बंदा नामालूम होता है फॉर अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम और कोई भी उस चीज़ को बोल नहीं सकता या उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी रुझान नहीं था। और अभी इस दौर को जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल, यहाँ पे उस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ओपोजिशन को नहीं है तो आम आदमी को कैसे होगी? वो जितना बहुत बड़ा बयाना था वोट को इज्जत दो वाला, जब आप उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे और मीडिया भी जो है मुकम्मल एक एडवर्टाइजमेंट के लिए सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट चैनल बन जाएगा, या वो सिर्फ एक मीडिया का मतलब है कि यहाँ से बात आई और पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव बात ही आगे करनी है, आप इसको नेगेट नहीं कर सकते, आप इसके बारे में बहस नहीं कर सकते, आप किसी पर तनकीद नहीं कर सकते, तो मीडिया को भी लोग देखना छोड़ देंगे। अखबारों ने भी अभी शुरू कर दिया चैट जीपीटी, मीडिया भी बस एक हिस्सा आपका साइट पे रह जाएगा। इन तमाम अनक्लियर जितनी भी सिचुएशंस हैं, इनका भी डिस्कशन करने का राइट मीडिया के पास होना चाहिए, या कम से कम पार्लियामेंट के पास होना चाहिए कि उसका मुकम्मल एक अच्छे तरीके से फैसला करे, ताकि पाकिस्तान की भी अब ग्रोथ के बारे में बात की जाए। ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल कि आपने अपनी ग्रोथ के लिए बात कर ली, नाउ यू आर एक्चुअली सेफ। हम पिछले 3 सालों से इमरान खान से माफ़ी मंगवा लें, इमरान खान से माफ़ी मंगवा लें, उस बंदे ने माफ़ी नहीं मांगी तो हमने अपने आप को खुद ही इम्यूनिटी दे दी, साहब अपने आप को खुद माफ़ कर दिया। बट अब वक्त है कि हम कुछ ऐसे भी फैसले करें ताकि आम आवाम को भी उसका फ़ायदा हो, इस पार्लियामेंट का फ़ायदा हो, इस डेमोक्रेसी का फ़ायदा हो, इस हाइब्रिड मॉडल का फ़ायदा हो। एंड दिस इज़ आवर पाकिस्तान। हर बंदे को एक राइट होना चाहिए फ्रीडम ऑफ क्रिटिसाइज का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ निगेट का। और उसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई बंदा किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट बात कर रहा है या उसको उस चीज़ की उस तरह मुकम्मल समझ नहीं आ रही तो उसको आप क्वेश्चन मार्क करेंगे उसकी कौमियत के बारे में, या उसकी जो मुहब्बे वतनी है उसके बारे में क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने पूरी वीडियो सुनी, देखी। अब आप इसको लाइक करें, अपना कमेंट करें, आपको क्या लगता है कि ये जितना कुछ हुआ है, प्रोसीडिंग्स हुई है पूरे इस वीक में, आप किसके बारे में क्या राय? बिकॉज अगर आप इसके बारे में कोई राय नहीं रखते तो आप में और किसी एक एआई, बल्कि एआई भी चलो राय रखती है, आप में और किसी एक बेजान चीज़ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आप अपनी राय बताएं, अपनी राय रखें, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।